नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 21 जुलाई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। एक अपडेट तो है जेजू आइलैंड में जो इवेंट चल रहा था, सबमिट चल रहा था, उससे संबंधित जानकारी है। और दूसरी जानकारी है AGI को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है अभी ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में कोलैबोरेट करके काम कर रहा है, उससे संबंधित एक अपडेट है। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जो NFT धारक है, अवेक NFT जिन लोगों के पास है, उनको कुछ एयर ड्रॉप मिलने की संभावना बन रही है। तो ऐसा एक मैसेज आया है, मैं देखता हूँ कि उसमें सत्यता कितनी है वो कल पता चल पाएगा हम लोगों को। बट ओरिजिन हब पे ये मैसेज आया हुआ है, तो समहाउ कहीं ना कहीं कुछ कुछ मैसेजेस इसके करेक्ट होते हैं। मुझे लग रहा है कि ये मैसेज भी करेक्ट है। तो ये तो जेजू आइलैंड वाला अपडेट है, इसको कवर करेंगे। और उसके बाद एक अपडेट और है, इसमें लिखा है हाँ NFT एयर ड्रॉप कैंपेन। तो इन चीज़ों को कवर करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और हाँ, AGI से संबंधित भी एक अपडेट आया हुआ है, AGI ड्रिवन ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस, इसको भी कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग मार्केट की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे, लिक्विडिटी चेक करेंगे और GLGNS के भी प्राइस को चेक करेंगे। और फिर ओवरऑल क्रिप्टो के मार्केट की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्रिप्टो मार्केट थोड़ा ठीक हुआ है तो उसको भी देखेंगे, एक नज़र, एक ग्लांस डालेंगे उस पर। तो चलिए, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी की जानकारी देता हूँ। इसको कोई वित्तीय सलाह ना माना जाए, क्योंकि क्रिप्टो में या किसी भी एसेट क्लास में निवेश आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही करें। चलिए चलते हैं विश्लेषण पर। जो विश्लेषण आया है उसमें जेजू आइलैंड सम्मेलन और AGI पब्लिक ब्लॉकचेन का नया चरण। तो इसमें ये बताने की कोशिश की है कि कल ख़त्म हो गया है ये इवेंट, तो संपन्न हो गया, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो क्रॉस ओशन नेटवर्क इंटीग्रेशन, मतलब अलग अलग जगह का जो नेटवर्क है उसका इंटीग्रेशन, और AGI आधारित पब्लिक ब्लॉकचेन की नई शुरुआत, ये टॉपिक, ये हेडलाइंस है। मतलब कि ओरिजिन ने ये बताया है कि साउथ कोरिया में जो जेजू आइलैंड पर कंसेंसस कॉन्फ्रेंस था, वो इकोसिस्टम के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में माना गया है, जो कि संपन्न हुआ है। मुख्य इन्फॉर्मेशन ये दिया जा रहा है कि इस सम्मेलन में ये कोई सामान्य इवेंट नहीं था, ये बताने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब बहुत कुछ अचीव किया गया है यहाँ पे, बहुत बड़ी रणनीतिक तैयारी बताई गई है इसमें कि इकोसिस्टम में आगे क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, उससे संबंधित डिस्कशन हुआ है, जो कि सफल रहा है। और इनका उद्देश्य ग्लोबल एक्सपेंशन, पूरे वैश्विक स्तर पर एक्सपेंशन करने का है और मल्टी चेन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना था। कुछ मुख्य बातें क्या क्या हुई हैं यहाँ पे, तो साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड में ग्लोबल कंसेंसस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों के कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, तो अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग जगह के जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे और कोर नोड्स थे, जो इम्पोर्टेंट नोड्स थे, मतलब कि डाउ अचीवर्स होंगे, जो बड़े रैंक पे होंगे, उन लोगों की भागीदारी रही है इसमें। और इसमें जो मेन चर्चा की गई है वो ग्लोबल नेटवर्क इंटीग्रेशन पर, मतलब कि ये एक्सपेंशन के मोड में है, तो उस पर चर्चा की गई है कि किस तरीके से ये ग्लोबली अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, और भविष्य की रणनीतियों और विकास योजनाओं पर विचार किया गया था। मुख्य उद्देश्य इसका यही था, नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क को जोड़ना और विभिन्न क्षेत्रों के नोड्स के बीच समन्वय बढ़ाना। तो अलग अलग जगह पे जो कंसेंसस बिलीवर्स हैं, जो अलग अलग नोड्स हैं, मतलब डाउ होंगे, उनको नोड्स कहा जा रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक नोड वैलिड नोड कहा जाता है, जब $100 से ज़्यादा की वैल्यू होती है अगर आपकी स्टेकिंग की, तो वो नोड के रूप में माना जाता है। तो उसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट कोर नोड्स होंगे, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना है, सो दैट कि ये आगे की दिशा तय कर पाएँ। मल्टी चेन इकोसिस्टम को मजबूत करना है, और अलग अलग चेन का जो इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है उसको और मजबूत किया जाए, और ग्लोबल कम्युनिटी कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाया जाए। इस तरीके की का उद्देश्य था, जो कि इन्होंने अचीव किया है। विषय, टॉपिक जिस पे बात किया गया है वो टॉपिक था आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आजकल देख रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा AI की बात हो रही है, तो इनका भी उद्देश्य यही था कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, प्राइवेसी ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर,
एआई और ब्लॉकचेन का एकीकरण, मतलब कि आपका ब्लॉकचेन भी स्मार्ट हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा और एआई का सपोर्ट उसको मिलता रहेगा। इससे संबंधित टॉपिक्स पे चर्चा हुई है। अच्छा, एक स्ट्रेटजी पे भी चर्चा हुई है जो कि है बर्न बॉन्ड और डुअल चेन स्ट्रेटजी। मतलब कि बर्न बॉन्ड, टोकन सप्लाई मैनेजमेंट, डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म और इकोसिस्टम बैलेंस। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म की चर्चा पहले से ही की जा रही है, तो इससे संबंधित कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं या इस तरीके की चर्चा हुई है जिसपे कि कुछ रणनीति तय हुई होगी। डुअल चेन बैलेंस, डुअल चेन बैलेंस का मतलब ये दिख रहा है कि पॉलीगॉन और अनुबिस चेन, दोनों चेन के बीच बेहतर संतुलन बनाने की योजना है। जो प्राइस डिफरेंस वगैरह है, तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावना दिख रही है कि प्राइस को एक जगह लाने की कोशिश की जाएगी, या ऐसा कुछ कुछ तो रणनीति है इनकी, जिसमें कि ये लोग, तभी तो ये लोग, इन लोगों ने ये कहा था अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट में कि इनका जो अनुबिस ब्लॉकचेन पर सेल टैक्स जो लग रहा है वो सेल फी कम करेंगे और उनका टारगेट है कि उसको 5% पे ला के रोकेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ प्राइस में इस तरीके का कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। डुअल चेन बैलेंस होगा वो। और डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म पर काम तो बर्निंग का स्टार्ट कर दिया था, बट वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखा नहीं। कुछ समय के लिए इफेक्टिव दिख रहा था, जब डाउ रिवार्ड जब लेते थे या आप स्पाइडर में लेते थे तो वहाँ पे बर्न होता था, बट उसको रोका गया है और वहाँ पे बर्न बॉन्ड के लिए कुछ डिसीजन लिए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बर्न बॉन्ड का उद्देश्य ये सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करना है, ठीक है, टोकन मैनेजमेंट को मजबूत करना और लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम स्टेबिलिटी बढ़ाना है। यही परियोजना की घोषित रणनीति है। तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है अभी। हालांकि बर्न बॉन्ड पे मुझे दिख रहा है कि एक प्रोडक्ट के रूप में तो इसको ला दिया गया है, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली बर्निंग नहीं हो रही है। ये हो सकता है आगे कुछ होगा, कुछ करेंगे, कुछ इंसेंटिवाइज करेंगे लोगों को। एजीआई आधारित पब्लिक ब्लॉकचेन विजन, ये विजन बना दिया है इनका। इनका दृष्टिकोण ही है कि अपना ब्लॉकचेन जो होगा वो एजीआई आधारित होगा, मतलब इंटेलिजेंट हो जाएगा। सो ओरिजिन भविष्य में ऐसे इकोसिस्टम की कल्पना करता है, मतलब इनकी चाहत है, इनका विजन है, जिसमें कि एजीआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हो, प्राइवेसी प्रोटेक्शन हो और ग्लोबल नेटवर्क हो, मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हो और डिजिटल एसेट्स एक साथ कार्य करें। तो पूरे इकोसिस्टम को इंटेलिजेंट बनाने की योजना है इनकी। मुख्य बिंदु तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, किस तरीके से बैलेंस वगैरह करेंगे, बट इसमें एक आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो कि डिस्क्लेमर के रूप में समझना होगा कि एजीआई आधारित पब्लिक ब्लॉकचेन, बर्न बॉन्ड, डुअल चेन बैलेंस, एक्सट्रीम डिफ्लेशन, इटर्नल स्टेज आदि से संबंधित सभी बातें परियोजना के अपने दावे, योजनाएं और भविष्य की दृष्टि है, विज़न है इनका। बट इसको कोई गारंटी नहीं मान लेना चाहिए कि ये गारंटीड है और ये चीज़ बिल्कुल हो के फलीभूत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आप अपना रिसर्च भी खुद करें और डे टू डे जो अपडेट्स आते हैं उससे आप लोगों को पता चल पाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से मतलब आप लोगों को डैशबोर्ड पर नहीं दिखने लगेगा कि उसका ये असर आ गया, अचानक से प्राइस में कुछ वॉलेटिलिटी आ गई, बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें टाइम के साथ होता है, तो उसमें समय लग सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा मैसेज। अब दूसरे मैसेज में हम लोग बात करते हैं एजीआई प्राइवेसी ब्लॉकचेन और भविष्य का वेब3। इससे संबंधित एक जानकारी दिया गया है, जिसमें कि ये बताने की कोशिश की गई है कि एजीआई ड्रिवन ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस क्या है। तो ओरिजिन के अनुसार भविष्य का ऑनचेन इकोसिस्टम कुछ टेक्निक पर आधारित होगा। वो क्या क्या चीज़ें हैं? तो एआई एजेंट होंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और ऑटोमेटेड प्रोटोकॉल्स होंगे। मतलब सारी चीज़ें खुद से स्वतः ही अपने कार्य प्रणाली को वो देगा, आयाम देगा। इनके माध्यम से ब्लॉकचेन अधिक बुद्धिमान हो जाएगा, आपका ब्लॉकचेन इंटेलिजेंट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे बुद्धिमान इंटेलिजेंट हो जाएगा और ऑटोमेटेड बनाने की दिशा में कार्य करेगा। तो सब कुछ स्वतः ही चलेगा इस पर, तो अच्छी बात है। एआई द्वारा ऑन चेन ऑपरेशंस होंगे। ओरिजिन की भविष्य की परिकल्पना के अनुसार जो भी यूज़र्स होंगे केवल अपनी आवश्यकता या उद्देश्य बताएगा। मतलब इतना स्मार्ट हो जाएगा आपका ब्लॉकचेन कि आप पर्पस बताएंगे और उसके हिसाब से आपको ब्लॉकचेन एक्ट करेगा। एजीआई भविष्य में विभिन्न ऑन चेन फाइनेंशियल ऑपरेशंस को पूरा करने में सहायता कर सकेगा। तो जो भी आपका फाइनेंशियल ऑपरेशंस होगा
उसमें आपको AGI के माध्यम से आपके ब्लॉकचेन पे आपको सुविधा प्रदान की जाएगी। जैसे डिजिटल एसेट प्रबंधन, आपका डिजिटल एसेट का मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए उससे संबंधित जानकारी मिल सकती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन किस तरीके से हो सकता है, ऑन चेन फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या हैं, ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन्स। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलेंगी आपको तभी तो वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड होगा वो, और यही इसका पर्पस भी है। तो सिक्योरिटी है आपके ब्लॉकचेन पे, सेफ्टी के साथ जीरो नॉलेज के साथ में भी काम कर रहा है और उसके साथ साथ में इंटेलिजेंट भी हो जाएगा। तो बहुत कमाल का ब्लॉकचेन आपका ये अनुबिस बनने वाला है, इसमें काम तो चल ही रहा है। प्राइवेसी आधारित सिक्योरिटी आ गया ना ये पॉइंट, प्राइवेसी है ही, जीरो नॉलेज प्रूफ पर काम कर रहा है, सेलेक्टिव प्राइवेसी मैकेनिज्म भी है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको देना है जिससे आप ट्रांजेक्ट कर रहे हैं उनके पास उतनी ही इन्फॉर्मेशन जाएगी। जिस तरीके से डिजी लॉकर में आप लोग यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी बताया कि जब आप किसी कहीं पे लॉगिन करते होंगे, आप लोग गौर करना, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ बताओ, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए आपको आधार कार्ड या किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। बट वहाँ पे जब आप डिजी लॉकर के थ्रू जाते हैं तो डिजी लॉकर में तो डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है, आपका एड्रेस भी लिखा है, बहुत जानकारी होती है। तो आप उसमें सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सी जानकारी पूछी गई है और वही जानकारी आप सेलेक्ट करके देते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी सेलेक्टिव प्राइवेसी मैकेनिज्म काम करेगा, जहाँ पे कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो ब्लॉकचेन को तो पता चल जाएगा कि फंड कितना है, आप कितना भेजना चाहते हैं, बट आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं वो अभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता चलेगा। तो इस तरीके की सुविधाएं जो कि कॉरपोरेट में और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ों पे काम कर ही रहा है ये। अगला चरण क्या है, तो इसका अगला फेज़ है जिसमें कि इंटेलिजेंट बनाना चाह रहा है, ट्रस्टवर्दी आपका बनना चाहिए ब्लॉकचेन, और ग्लोबली कनेक्टेड होना चाहिए। कहीं भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में लोग इसको आराम से यूज़ कर सकें, और ऑन चेन इकोनॉमी, ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना ही है। सो इन सभी चीज़ों पे ये काम कर रहा है AGI के साथ मिलके आपका ब्लॉकचेन, जो कि भविष्य की योजना के तहत बहुत बढ़िया काम है। इन चीज़ों को देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ, ब्लॉकचेन तो स्मार्ट बन जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा। तो ये अपडेट था। एक अपडेट अभी हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि हम लोग 22 जुलाई और 23 जुलाई मतलब 1-2 दिन के बाद हम लोग करेंगे। बट ये मैसेज आया है तो समहाउ मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा। ये खुशखबरी है एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो लोग कि NFT रखे हुए हैं अपने पास, बट अभी NFT के लिए स्पेशली कोई रिवार्ड तो अनाउंस नहीं किया गया था। ये फर्स्ट अनाउंसमेंट है जो कि अगर सही हो जाता है, उम्मीद करता हूँ कि सही हो जाए, और उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। बट इसमें ये है, मैसेज किया गया है कि अवेक डाओ द्वारा आधिकारिक घोषणा है। देखते हैं 2 दिन के बाद तो पता चल ही जाएगा क्या पर्पस है इस अभियान का। अवेक डाओ ऑटोनोमस कमेटी ने कम्युनिटी को प्रोत्साहित करने और इकोसिस्टम में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अवेक NFT एयर ड्रॉप कैंपेन की घोषणा की है। ओके, इस अभियान के अंतर्गत जो एलिजिबल जिन लोगों के पास अवेक NFT है उन लोगों को LGNS टोकन एयर ड्रॉप प्रदान किया जाएगा। मतलब कि उनको एडिशनल कुछ बेनिफिट्स दिए जाने हैं उनको, और वो एयर ड्रॉप के रूप में मिलेगा, LGNS ही मिलेगा। ठीक है, क्या है इसका समय दिया गया है कि स्नैपशॉट लिया जाएगा, मतलब जिस वॉलेट में वो डेटा संग्रहित करेगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा ब्लॉकचेन आपका, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि सिंगापुर टाइम 00 22 जुलाई, मतलब कल के समय में ये देखेगा कि कौन से एड्रेस पे कितने NFT हैं, उसका कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। इसी समय ऑन चेन NFT होल्डिंग रिकॉर्ड्स का स्नैपशॉट लिया जाएगा, मतलब डिटेल लिया जाएगा कि किस वॉलेट में कितने NFT हैं, और एयर ड्रॉप की पात्रता और वितरण इसी रिकॉर्ड के आधार पर तय होगा। तो मतलब अभी आप लोगों के पास में जो भी NFT रखा हुआ है जिस वॉलेट में, अभी वही रहने दीजिए, उसको इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये भी बताया होगा आपको। डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम क्या बताया है कि 8 बजे सिंगापुर टाइम के हिसाब से ये काम हो जाएगा। इसी समय पात्र अवेक NFT होल्डर को LGNS टोकन एयर ड्रॉप वितरित किया जाएगा। तो मिल जाएगा 1-2 दिनों में, देखते हैं कितना मिलता है। बट स्नैपशॉट और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच क्या निर्देश दिया गया है कि अपने अवेक NFT को ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि ट्रांसफरेबल है। अगर आप इसको कहीं पे भी फिक्स नहीं करते हैं तो आप तो ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं, इसको बाइंड करेंगे तभी तो वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन बाइंडिंग नहीं कर रहे हैं अगर आपके पास NFT जिस भी वॉलेट में है, तो जब तक ये आपको एयर ड्रॉप नहीं मिल जाता है तब तक एटलीस्ट इसको ट्रांसफ़र नहीं करें, नहीं तो कैलकुलेशन में, स्नैपशॉट लेने में, डिटेल लेने में दिक्कत होगी। यदि इस अवधि में NFT ट्रांसफ़र किया जाता है तो एयर ड्रॉप प्राप्त करने की पात्रता प्रभावित हो सकती है, मतलब कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है, टेक्निकल ग्लिचेज आ सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है हम लोगों को कि अभी जहाँ पे NFT है वहीं पर रहने दिया जाए। एयर ड्रॉप एलोकेशन प्लान क्या है
कि पहले चरण में 20 लाख LGNS टोकन इकोसिस्टम इंसेंटिव पूल से वितरित किए जाएंगे। मतलब 20 लाख LGNS टोकन, मतलब क्या हुआ कि अब ये तो किसी को पता नहीं है, अभी मुझे तो खासकर पता नहीं है कि कितने NFT ले लिए गए हैं, मतलब कितना NFT सप्लाई दे दिया गया है। अगर मान लेता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि 2000 NFT तो लोगों को मिल गया होगा। बहुत सारे लोग एग्रेसिव है, चाइना में, कोरिया में बहुत लोगों ने लिया है NFT, इंडिया में भी इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने लिया है। तो अगर मैं मानता हूँ कि 2000 NFT भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो 2000 और 20 लाख है, तो मतलब 1,000 LGNS एडिशनली उनको एयर ड्रॉप के रूप में मिल सकता है। अगर NFT की क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी तो उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 20 लाख टोटल टोकन एयर ड्रॉप के रूप में देना है। अब देखना ये, इससे ये भी पता चल जाएगा जिनके पास NFT है उनके पास जितने LGNS मिल गए हैं, उसके बाद भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ NFTs कितने लिए गए हैं लोगों के द्वारा। तो वो उस समय पता चलेगा, 2-3 दिन के बाद पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू आया है। एलोकेशन का मेथड क्या है? एयर ड्रॉप से मिलेगा ये, वेटेज एवरेज एलोकेशन मैकेनिज्म के आधार पर किया जाएगा। मतलब जिनके पास जितनी NFT है वो डिवाइड करके बांटा जाएगा इक्वल मात्रा में। स्नैपशॉट के समय रिकॉर्ड किए गए अवेक NFT होल्डिंग के अनुसार पात्र होल्डर्स के बीच LGNS टोकन का वितरण किया जाएगा। तो ठीक है, अच्छा साइन है। मतलब जैसे जिन लोगों ने NFT लिया है इसका मतलब उन्होंने ट्रस्ट दिखाया था इकोसिस्टम पे, तो उनको उनके NFT लेने, सपोज किसी ने 10,000 टोकन से स्टेक किया है 360 डेज में और उनको NFT मिल गया है तो उसका रिवार्ड तो मिल ही रहा है। उसके अलावा ये 20 लाख जो LGNS हैं ये अलोकेट किया गया है कि उन लोगों में बांटा जाएगा फर्स्ट फेज में। आगे आने वाले समय में उनको और भी बेनिफिट मिल सकते हैं, तो वो आने वाले समय में ही पता चलेगा, बट अभी तो ये इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद करते हैं NFT धारक लोगों के लिए खुशखबरी है ये, तो आप लोगों को बधाई हो अगर ऐसा हो जाता है तो। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, हम लोग बाज़ार की बातें करते हैं। और निवेदन करूंगा कि चैनल के साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशंस मैं सिर्फ आप लोगों को देता हूं ताकि आप लोग अवगत रहें कि आपके इकोसिस्टम में हो क्या रहा है। प्राइस देखते हैं, प्राइस की चर्चा करते हैं। तो प्राइस आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं डेक्स टूल को ओपन किया है और इस सपोर्ट को जो हमने बनाया था 1.95 के आसपास का, इसको रेस्पेक्ट किया है। तो यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 2-4% का तो ग्रोथ है, 4% का ग्रोथ दिख रहा है। हाँ, 4-4.5% का ग्रोथ दिख भी रहा है यहाँ पे 24 घंटे में। तो ये ठीक है, ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा प्राइस, बट अच्छा साइन है। लोग खुश हो रहे होंगे कि हाँ प्राइस इंक्रीज हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है जिसको फेस करना पड़ेगा। इनफैक्ट जहाँ पे अभी प्राइस है यहाँ भी प्राइस एक्शन होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन हुआ था 2-4 घंटे के लिए, तो यहाँ टफ है इस जोन को निकलना। बट प्राइस इस तरीके से बाइंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये अगला रेजिस्टेंस फेस करेगा वो 2.10 का होगा। सो उम्मीद करते हैं कि प्राइस में आप लोगों को सर्ज दिखेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप देखें यहाँ पे 10.41 मिलियन की बाइंग हुई है और 8 मिलियन की आसपास की सेलिंग हुई है। तो बाइंग अभी ज़्यादा हो रही है, इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। एक बार मैं देखता हूँ ये डेटा, यहाँ पे डेस्क स्क्रीनर पर ज़्यादा दिखता है अच्छे तरीके से। 24 घंटे में 4.52% की ग्रोथ हुई है प्राइस में और 5 मिनट में ये ग्रो हो रहा है। तो प्राइस बाइंग इसका मतलब ठीक ठाक हो रही है। आप देखिए यहाँ पे 10.3 मिलियन की बाइंग हुई है और 8 मिलियन के आसपास की सेलिंग है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया है। वॉल्यूम कल जो कम हो गया था वो आज इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि बाइंग हो गई है। अब एक बार देखते हैं वेल्स क्या कर रहे हैं। वेल्स की एक्टिविटी तो अच्छी लग रही है ना, बढ़िया है बाइंग इसमें। अभी सिर्फ 1 घंटे पहले एक $14,000 की सेलिंग आई है और उसके पहले में मुझे लग रहा है कि 24 घंटे में तो एक दिन में तो सिर्फ बाइंग ही आई है वेल्स के थ्रू। तो हाई वैल्यू में लोग बाइंग के तरफ टेंडेंसी है उनकी, बाई कर रहे हैं। देखिए सेकेंड बाइंग सेलिंग कहाँ आई थी, 22 घंटे पहले। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल ऑन चेन डेटा है ये, जिसमें कि दिख रहा है कि बायर्स एक दिन से लगभग 24 घंटे से एक्टिवेट हो गए हैं। हो सकता है कि इन लोगों को कुछ पता चला होगा जेजू आइलैंड में क्या रणनीति तय हुई है, उसके हिसाब से ये लोग बिहेव कर रहे होंगे, ऐसी संभावना है। एक बार देख लेते हैं इसके प्राइस को, अपने अनोबिस के प्राइस को। तो अनोबिस में ड्रॉ डाउन दिख रहा है, बट अनोबिस के भी प्राइस को, उसके चार्ट को भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो अनोबिस में तो प्राइस ड्रॉ डाउन की तरफ दिख रहा है, जा रहा है प्राइस, और अभी लग रहा है कि एक आध कैंडल इसका कुछ
कंसोलिडेट करेगा, बट पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि एलजीएनएस का और इसका मतलब पॉलीगॉन का और अनुबिस ब्लॉकचेन पे प्राइस को कहीं ना कहीं करीब लाने की कोशिश हो रही है, मतलब कंसेंसस के द्वारा। तो ऐसा कुछ संभावना मुझे दिख रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये तो अपने सपोर्ट को तोड़ दिया, और अब आई डोंट नो कि कहाँ पे ये रुकेगा। या तो पॉलीगन का प्राइस ऊपर आएगा और ये थोड़ा नीचे आएगा, तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट बन सकता है। तो ऐसी संभावना दिख रही है मुझे। देखते हैं आगे क्या होता है, उसको भी मॉनिटर करते रहेंगे हम लोग। और अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि GLGNS की क्या स्थिति है। तो GLGNS की अगर बात करें तो GLGNS तो मजबूती से टिका हुआ है। आया था यहाँ पे एक बार, जो ड्रॉ डाउन आया था वहीं से सपोर्ट लिया है, फिर ये छोटा सपोर्ट एक बना था और यहाँ से ये बाउंस बैक किया है। तो GLGNS मजबूती के साथ टिका हुआ है। 1,26,000 मतलब 1.25 करोड़ के आसपास की प्राइस है इसकी, बहुत बढ़िया प्राइस है। और लोग जिनको एयर ड्रॉप के रूप में GLGNS मिल रहा है वो लाभान्वित हो रहे होंगे, इसका फ़ायदा मिल रहा होगा उन लोगों को। तो ये सब लंबे अवधि में आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देगा, ऐसा चीज़ है ये। और चलते हैं आगे, मार्केट देखते हैं क्या है मार्केट में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 1.5% का मार्केट कैप बढ़ा है 2.24, और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये फियर जोन में मतलब 38, अब मुझे लगता है कि न्यूट्रल जोन में आ जाएगा मार्केट। बिटकॉइन की भी स्थिति अच्छी हुई है, 4.5% का 7 डेज़ में ग्रोथ दिख रहा है। इथेरियम भी पॉजिटिव है, हर एक जगह पे माहौल थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये चीज़ें ठीक दिख रही हैं, तो बाज़ार की स्थिति थोड़ी ठीक लग रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार चार्ट देख के कि हाँ बस बिल्कुल ये निकलने ही वाला है और न्यूट्रल जोन में चला जाएगा ये। अगर 38 से ये 40 पे आ जाता है तो न्यूट्रल जोन में जाने की संभावना है, बशर्ते कि कोई उल्टा सीधा न्यूज़ ना आ जाए, कुछ वार सिनेरियो में कुछ डिस्टर्बेंस ना आ जाए। नहीं तो ये ठीक लग रहा है, मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव हुआ है लोगों का। तो यही है आज के लिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को LGNS के भी प्राइस में कुछ सुधार दिखे। और फिर कल हम लोग देखते हैं नए विश्लेषण में कुछ अपडेट आता है तो बताऊंगा। बट हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि अवेक NFT धारक को किस तरीके से कितना टोकन मिलता है एडिशनल, उसको देखने की आवश्यकता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर मिलता हूँ नए अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ। आप लोग मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।